हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नवंबर असाइनमेंट 4। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपकी नवंबर महीने की असाइनमेंट आ चुकी है, तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट के सभी आंसर्स। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी असाइनमेंट के आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है बंद अर्थव्यवस्था के में आय के चक्रीय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे या फिर थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था का जो मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका मतलब है जो 3 क्षेत्रीय मॉडल था, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है, उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको आय का चक्रीय प्रभाव का अर्थ बताना है, ठीक है, कि बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है। तो हेडिंग डाल देंगे आप ब्लैक पेन से, जैसे कि मैंने डाल रखी है, आय का चक्रीय प्रभाव। तो इसका अर्थ लिख देंगे कि बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रीय मॉडल से संबंधित है। तो इसमें हमें आपका पता चल गया कि कौन से क्षेत्रीय मॉडल आएगा, 3 क्षेत्रीय मॉडल। तो इसका अर्थ लिखने के बाद हम ये डालेंगे कि जो 3 क्षेत्र मॉडल में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है या फिर क्या क्या वो दिखाता है। और इस जो क्वेश्चन में डायग्राम भी आपका आएगा। अगर 3 क्षेत्र मॉडल के बारे में पूछा है तो आपको वो ड्रॉ भी करना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी गतिविधियाँ लिख देते हैं। तो 3 गतिविधियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सरकार द्वारा परिवार क्षेत्र पर कर लगाए जाते हैं तथा उन्हें हस्तांतरण भुगतान यानी कि पेंशन आदि दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, सरकार द्वारा उत्पादक क्षेत्र पर भी कर लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको वीडियो का लिंक दे सकें। तो देखिए, यहाँ पे अब ये अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्षेत्रीय मॉडल के बारे में पूछा था, बंद अर्थव्यवस्था में कैसा होता है। तो आपको ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है। अगर मॉडल के बारे में पूछ लेते तो डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है, और ये इजी से डायग्राम है, आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब प्रश्न नंबर 2 आ जाता है आपका कि आय का चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आय के चक्रीय प्रभाव का महत्व लिखिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वो बंद अर्थव्यवस्था में था, यहाँ पे खाली सिर्फ आय का चक्रीय प्रभाव पूछा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, महत्व भी पूछा है और अर्थ भी पूछा है। तो सबसे पहले आप अर्थ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आय का चक्रीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें आपको इसका मीनिंग लिख देना है कि परिवार क्षेत्र फर्मों को सेवाएं प्रदान करता है और फर्में परिवार को वस्तुएं प्रदान करती हैं जिनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह या वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो इसका आपका अर्थ हो गया। उसके बाद अब इसके महत्व लिख देते हैं। तो महत्व के लिए भी आप पॉइंट डालेंगे। देखिए, आय के चक्रीय प्रभाव का महत्व। तो देखिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय का अनुमान, यानी कि जो आय का चक्रीय प्रभाव होता है उससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। उसके बाद सेकंड है मौद्रिक नीति का महत्व। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको ये पूरा लिखना है। अगर एग्जाम में भी आता है और महत्व पूछते हैं तो पॉइंट वाइज ही लिखना होता है, तो इससे आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है भरण तथा शरण की पहचान। इस मॉडल के कारण हम अर्थव्यवस्था में भरण तथा शरण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान। इसके द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। तो इसके 4 महत्व काफ़ी हैं, और 1 नंबर में उन्होंने वो भी पूछा था, मीनिंग भी पूछा था, और 4 पॉइंट लिख दिया अपने महत्व के। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 3। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के राष्ट्रीय आय की गणना करें। तो ये इजी सा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे एक तरफ दे रखा है मध्य और एक तरफ दे रखा है करोड़ रुपए में, यानी कि वेतन कितना है, 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऐसे आपका दे रखा है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या माइनस होएगा। तो वेतन एवं मजदूरी दोनों को हम प्लस करेंगे, किराया या फिर लगान को भी प्लस करेंगे, और लाभ और ब्याज भी जुड़ता है।
तो देखिए यहाँ पे वेतन मजदूरी थी हमारी 30,000 करोड़ रुपए, और किराया था 10,000 करोड़ रुपए, और लाभ था 10,000 करोड़ रुपए, और ब्याज भी क्या था 10,000 करोड़ रुपए। तो देखिए टोटल यहाँ पे अमाउंट हो गया आपका 60,000 करोड़ रुपए। तो आपकी राष्ट्रीय आय कितनी निकल के आई है? 60,000 करोड़ रुपए। तो आपको करोड़ रुपए भी जरूर लगाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय की जाने वाली सावधानियों का वर्णन करें। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 विधि दी गई है आपकी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, तो इनमें से एक के बारे में तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए। तो इसके पॉइंट वाइज आपको लिखना है, क्योंकि सावधानियाँ पूछी है तो कम से कम आपको 7 या 8 पॉइंट इसके लिखने हैं। तो देखिए पहला है, समय के उपभोग के लिए उत्पादन के रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। बस इसमें आपको ये बताना है कि क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। उत्पादकों के, तो देखिए ये ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। 5वां, पुराने माल पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। 6th, अंशों पत्रों, बैंकों में जमा बचत प्रमाण पत्रों पर किए गए विनियोगों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 7th, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को घटा दे तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये मतलब पढ़ के भी बता दिया आपको। अगर किसी बच्चे को कोई वर्ड नहीं दिख रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट असाइनमेंट का 5वां प्रश्न है, बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। और देखिए 4 नंबर का ये डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं असाइनमेंट में, तो हमेशा आपको ऐसे ही टेबल बना के, यानी कि लाइन खींच के बीच में ऐसे डिफरेंस लिखना चाहिए। तो एक जगह आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे एनडीपी फैक्टर प्राइस। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, तो ऐसे ही आपको करना है। दूसरी तरफ फैक्टर कॉस्ट का दे रखा है, तो ऐसे ही आपको ये डिफरेंस लिखना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट के आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं hcwriting.com। तो वहाँ भी हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको सभी आंसर्स, सभी सब्जेक्ट के PDFs मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस के लास्ट के पूरे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।